नमस्कार, जय श्री राम। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3006 यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड हासिल करनी है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे जोर दे रहा हूँ। 4 यूनिट पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ। अच्छे से क्वेश्चंस करवाए, हो सकता है कि एग्जाम में आए। इस वीडियो में मैं आपके लिए यूनिट 5 इसमें यूनिट 5 में 2 पोर्शन आते हैं, एक तो कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, एक आता है स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल। तो दोनों पे मिलाकर मैं कुल जो MCQ में लिए हैं, कॉम्पैक्शन वाले में से मैंने लिए हैं कुल मिलाकर 16 और स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल में से मैंने कुल मिला के लिए हैं 10, कुल 26 है। ये 26 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ, आप इनको जब करेंगे तो आपके लिए चैप्टर की तैयारी भी हो जाएगी। आशा करता हूँ 25 मिनट के आसपास या 25 से 30 मिनट के बीच में ये वीडियो पूरा हो जाएगा। आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है इसमें, किसी मृदा का संपीड़न गुणांक इसके द्वारा प्रभावित होता है। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ये 2021 में आ चुका है। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ए सॉइल इज अफेक्टेड बाय, देखिए एक कोएफिशिएंट होता है, कॉम्पैक्शन के साथ साथ में एक पोर्शन आपका कंसोलिडेशन भी है, जिसका केवल एलिमेंट्री नॉलेज आपको पता होना चाहिए। डीप में ये नहीं है चैप्टर में आपके कोर्स में, लेकिन एलिमेंट्री नॉलेज आपको होना चाहिए। किसी भी सॉइल की जो मृदा का संपीड़न गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, इसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें 2 कारण ये भी होते हैं, पारगम्यता और संपीड़िता, यानी कि परमिएबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी। ये दोनों इस पे असर डालते हैं। तो हमारे जो ऑप्शन में क्या क्या रखा है, पहला इस पे असर डालने वाला पारगम्यता, परमिएबिलिटी, दूसरा संपीड़िता, कंप्रेसिबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है पारगम्यता और संपीड़िता दोनों, बोथ परमिएबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। ये सही है तीसरा, क्योंकि ये दोनों ही असर डालते हैं। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। ये भी डालता है, ये भी डालता है, तो सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, मृदा के निशोधन, निशोधन को कहते हैं इंग्लिश में सेटलमेंट। मृदा के निशोधन की कई वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया, एक्चुअली लॉन्ग प्रोसेस जो होता है ना, वो होता है कंसोलिडेशन के अंदर। देखिए, शॉर्ट प्रोसेस जो होता है, क्विक, वो होता है कॉम्पैक्शन, और लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो होता है कंसोलिडेशन। आप निस्संदेह इसका आंसर देंगे कंसोलिडेशन। पहला उत्तर क्या है, सहनन यानी कॉम्पैक्शन, दूसरा क्या है, संघनन यानी कि कंसोलिडेशन। यही आंसर सही है, बी। तीसरा, सहनन में होता है, दिस हैपन इन कॉम्पैक्शन। देखिए, आपको शॉर्ट में बता दूं, कॉम्पैक्शन में और कंसोलिडेशन दोनों में ही सॉइल की ड्राई डेंसिटी बढ़ती है, बल्कि कहें कि सॉइल की डेंसिटी बढ़ती है। कारण, हम सॉइल को उसका वॉल्यूम घटाते हैं। वॉल्यूम कैसे घटेगा, कि जो वॉइड्स होते हैं ना, वॉइड्स, उसमें से पानी और हवा को बाहर निकाल कर, तो जब वॉइड में से हवा को बाहर निकालते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है कॉम्पैक्शन। और जब वॉइड में से पानी को बाहर निकालते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है कंसोलिडेशन।
तो कॉम्पेक्शन इज इन कॉम्पेक्शन एक्सपल्सन ऑफ एयर होता है, यानी कि वायु का निष्कासन होता है किसमें से, वॉइड में से। और कंसोलिडेशन में होता है एक्सपल्सन ऑफ वाटर। तो सहनन में होता है, देखिए, expulsion of water and air from soil, no. Expulsion of air from soil, yes. किसमें, सहनन में। in happen in this happen in compaction, इसका भी आंसर सही है। तो इसमें है एक छोड़ो, जो हमको पता है कि कॉम्पेक्शन जो होता है उसमें मृदा से वायु का निष्कासन होता है, एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम सॉइल। ये तीन हो गए। सहनन वक्र यानी कि कॉम्पेक्शन कर्व। और भाई कॉम्पेक्शन कर्व जो बड़ा सिंपल सी बात है, ये यहाँ होता है आपके वाटर कंटेंट, ये होती है ड्राई डेंसिटी हमारी, और इस तरह से बनता है कुछ कॉम्पेक्शन कर्व, ये स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के अंदर। तो ये जो वाटर कंटेंट है, ये इट इज कॉल्ड ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और ये जो होती है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो ये कॉम्पेक्शन कर्व जो होता है, ये वाटर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के बीच में खींचा जाता है। तो कॉम्पेक्शन कर्व इज इन बिटवीन, पहला वाटर कंटेंट एंड सॉइल रेजिस्टेंस, नो। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी, नो। वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी, यस। जलांश और शुष्क घनत्व के बीच में खींचा जाता है। सी ऑप्शन सही है इसका ऑप्शन सी सही है। पांचवा, प्रॉक्टर के मानक सहनन परीक्षण से ज्ञात होता है। एक स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट होता है, उससे ज्ञात क्या होता है, पहला मृदा का निषेधन, सेटलमेंट ऑफ सॉइल। दूसरा अनुकूलतम जलांश, ऑप्टिमम मॉइस्चर और ऑप्टिमम वाटर कंटेंट। तीसरा अधिकतम शुष्क घनत्व, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। और चौथा बी और सी दोनों, ये सही है, डी सही है। क्योंकि प्रॉक्टर टेस्ट से हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट या ऑप्टिमम वाटर कंटेंट भी ज्ञात करते हैं और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी ज्ञात करते हैं। एक्चुअली ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर जो ड्राई डेंसिटी होती है वही मैक्सिमम होती है। छठा, मानक सहनन परीक्षण इनकी देन है। स्टैंडर्ड कॉम्पेक्शन टेस्ट इज गिवन बाय प्रॉक्टर। प्रॉक्टर ने दिया था ये कॉम्पेक्शन के लिए, तो ना तो इसमें एटलबर्ग है, ना टेराजाकी है, ना रैंकिन है, प्रॉक्टर। तो प्रॉक्टर ने दिया था कॉम्पेक्शन टेस्ट। सातवां, संशोधित प्रॉक्टर परीक्षण और मानक प्रॉक्टर परीक्षण में जो प्राप्त ऊर्जाएं होती है, एनर्जी होती है, उसका अनुपात होता है। अब ध्यान रखिए, 4.5 गुना। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में एनर्जी ज्यादा होती है और उसमें कम होती है, और रेशियो निकालेंगे तो लगभग 4.5 आएगा। याद रख लें, ये कुछ बात आपको, जब आप स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट को कंपेयर करेंगे ना, तो उसमें सारी बातें क्लियर हो जाती है। ये आपको मेरे नोट्स में मिलेगी। तो क्वेश्चन 7 हो गए। 8, निम्नलिखित मृदा के सहनन को प्रभावित करते हैं। फॉलोइंग इफेक्ट्स कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल। वाटर कंटेंट बिल्कुल करता है। मृदा का प्रकार, टाइप ऑफ सॉइल करता है। कुटाई विधि, मेथड कॉम्पेक्ट करते हैं। उपरोक्त सभी यस, तीनों। फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पेक्शन, एक आर्टिकल है, क्वेश्चन आता है 18 नंबर के अंदर, उसमें तीनों ही फैक्टर होते हैं, और भी होते हैं, ये तीनों भी होते हैं, यानी उपरोक्त सभी। तो डी आंसर सही है। मानक और संशोधित प्रॉक्टर परीक्षणों में रैमर को गिराए जाने वाली ऊंचाइयां क्रमशः होती है। एक तो है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, एक है संशोधित यानी कि मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। इसमें रैमर को ज्यादा ऊंचाई से गिराते हैं, इसको कम ऊंचाई से गिराते हैं।
तो पहले क्या लिखा है इसने, मानक, फिर क्या लिखा है, संशोधित। इसका मतलब कि जो पहला आपको आंसर जो मिलेंगे, आंसर में ट्विन मिलेंगे, जोड़े मिलेंगे, तो पहला कम होना चाहिए, दूसरा ज्यादा होना चाहिए। ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि ये ज्यादा है, ये कम है। बात चल रही है मानक और संशोधित। दूसरा 27.5 और 56, हालांकि कम है ज्यादा है, लेकिन ये सी ऑप्शन आपको याद रखना पड़ेगा। आप हमारे नोट्स देख सकते हैं, 31 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। ये होता है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में, ये होता है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में रैमर को गिराने की हाइट। 10वां क्वेश्चन, कौन सा सही है? When water content is less than optimum moisture content, गामा डी डिक्रीजेस, यानी कि जब जलांश ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से कम होता है तो गामा डी वैल्यू घटती है। फिर कह रहा है व्हेन डब्ल्यू यानी कि वाटर कंटेंट मोर देन ओएमसी, गामा डी डिक्रीज होती है। देखिए एक काम देखिएगा, ये वाला अब थोड़ा आ जाएगा। ये देखिए, ये है ओएमसी, इट इज ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये वाट गामा डी यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ गामा डी मैक्स, इट इज गामा डी मैक्स। अब अगर हम वाटर कंटेंट को ओएमसी से कम लें, ये लिया, तो ये जो गामा डी है वो वैल्यू गामा डी मैक्स से कम हो रही है ना। अगर हम ओएमसी से ज्यादा लें, मान लीजिए ज्यादा ले लिया, तब भी ये जो वैल्यू है गामा डी की, इससे तो कम ही है। यानी कि ओएमसी पर गामा डी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और वाटर कंटेंट की वैल्यू ओएमसी से, यानी कि ऑप्टिमम वाटर कंटेंट या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से कम है या ज्यादा है, तो गामा डी घटेगा। तो देखिए इसमें ऐसा ऑप्शन कहाँ आया हुआ है, बोथ ए एंड बी अगर ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ए भी सही है, बी भी सही है। वाटर कंटेंट चाहे ओएमसी से कम हो, चाहे वाटर कंटेंट ओएमसी से ज्यादा हो, गामा डी घटेगा, बिकॉज गामा डी मैक्सिमम होता है ओएमसी पर। 11वां, शीप फुट रोलर। शीप यानी कि भेड़, भेड़ के जो खुर होते हैं ना, खुर, उसके आकार के रोलर होते हैं। तो वो एक्चुअली मृतका के लिए काम होते हैं। क्लेई सॉइल होती है ना, क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी जो होती है, उसके कॉम्पेक्शन के लिए बेस्ट होता है ये शीप फुट रोलर। इस मृदा के लिए उपयोगी है साध में, यानी सिल्टी सॉइल, सैंड यानी कि रेत, मृतिका मृदा यानी कि क्लेई सॉइल, और इनमें से कोई नहीं। मृतिका मृदा कहते हैं इसको, संसंजक भी कहते हैं, कोहेसिव सॉइल। तो ये सी सही है, इसका सी याद रखें। 12वां, सिल्टी रेत में अनुकूलतम जलांश होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेंगे, अलग अलग प्रकार की रेत होती है, तो जिसमें कुछ सिल्ट शामिल होती है, तो उसका 8 से 12% होता है अनुकूलतम जल, यानी कि 8 to 12% में आपको ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम मिल जाएगी सिल्टी सैंड के अंदर। अब कह रहा रेत में अनुकूलतम जलांश, ये रेत नहीं है, सिल्टी रेत है, सिल्टी सैंड है, और ये सैंड है। तो सैंड के अंदर जो होता है वो 6 से 10% होता है, आपको याद रखना है। तो अनुकूलतम जलांश जो होता है वो सिल्टी सैंड में तो 8 से 12% पे आपको मिलता है, और रेत में जो मिल जाता है वो 6 से 10% पे। इसको याद रखना पड़ेगा। फिर अगला, मृदा की कुटाई में जब गामा डी और गामा डी मैक्स हो, यानी कि गामा डी की वैल्यू गामा डी मैक्स के बराबर हो जाए, यानी कि शुष्क घनत्व बढ़ते बढ़ते गामा डी मैक्स हो जाए, तो वाटर कंटेंट को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ओएमसी। ये सी, एट गामा इज इक्वल टू, एट गामा डी इज इक्वल टू गामा डी मैक्स, यानी शुष्क घनत्व जब सबसे ज्यादा हो जाए, उस वक्त वाटर कंटेंट को कहते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट या ऑप्टिमम वाटर कंटेंट, ओएमसी इसका पॉपुलर नेम है। 15वां, मानक व संशोधित प्रॉक्टर परीक्षणों में दुर्मुठों के यानी रैमर के भार क्रमशः होते हैं।
देखिए, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में रैमर भारी होता है और स्टैंडर्ड में ये जो होता है हल्का होता है कंपेरेटिवली। तो ये आपको देखना है। पहले लिया इसने मानक यानी कि स्टैंडर्ड, फिर लिया संशोधित। तो पहली वैल्यू कम होनी चाहिए, दूसरी ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पहली ज्यादा है, दूसरी कम है, ये तो नहीं हो सकता। ये पहली कम है, दूसरी ज्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। ये भी पहली ज्यादा, ये ए और सी तो हो ही नहीं सकते। तो ये ज्यादा सही है, 2.6 और 4.89। एक्चुअली ये रिवर्स हो गया, अगर ये आगे होता तो इसे रहता। ध्यान रखें, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में जो रैमर होता है उसका भार 2.6 kg फोर्स किलोग्राम फोर्स, और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में इसका वेट होता है रैमर का 4.89 kg फोर्स। मैं केजी एफ लिख रहा हूँ आगे, क्योंकि केजी लिखना गलत, केजी मास होता है, हमें चाहिए वेट, तो वेट आता है फोर्स के साथ में, केजी फोर्स। अब देखिएगा, शून्य वायु रिक्तता रेखा की समीकरण है जीरो एयर वॉइड लाइन, जीरो एयर वॉइड लाइन। तो आपको एक पता है फॉर्मूला, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है। तो गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1, और ई होता है डब्ल्यू जी अपॉन एस आर, डब्ल्यू जी अपॉन एस आर। और ये जो आप कह रहे हैं शून्य वायु रिक्तता, यानी कि वायु रिक्तता शून्य हो जाए, यानी कि अगर हम वायु को समाप्त कर दे तो केवल पानी हो जाएगा, तो SR1 हो जाएगा। तो गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, बस। क्योंकि शून्य वायु रिक्तता, यानी कि जब वायु रिक्तता शून्य हो जाए तो पूरा पानी से भरा होगा, उस केस में ये फॉर्मूला हो गया जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो ये देखिए कहाँ आ रहा है इसके अंदर, ये बी है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, बी आंसर आ रहा है। इस तरह मैंने आपको कॉम्प्लेक्शन का पोर्शन करवा दिया। अब हम करेंगे पोर्शन स्टेबिलाईजेशन का, स्टेबिलाईजेशन ऑफ सॉइल। पहला, तापीय स्थिरीकरण में तापमान रखा जाता है, याद रखना पड़ेगा आपको, 400 से 600 डिग्री सेल्सियस होता है। इन थर्मल स्टेबिलाईजेशन द टेम्परेचर इज केप्ट 400 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको सिवाय याद करने की कोई चारा नहीं है। सीमेंट स्थिरीकरण में सीमेंट की मात्रा होती है। इन सीमेंट स्टेबलाइजेशन मेथड द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज, याद रखना पड़ेगा, 20% ऑफ टोटल वेट। जो टोटल वेट होता है उसका 20% आपको रखना पड़ेगा, किसका, सीमेंट की मात्रा। अच्छा, एक बात बता दूं, मैंने एक रेड पेन से लिखा हुआ है, ये वेट पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर वॉल्यूम पॉइंट से पूछते तो इफ स्पेशल नोट 5% to 14% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जहां भार की दृष्टि से 20% होता है टोटल वेट का सीमेंट की मात्रा, वहां वॉल्यूम की दृष्टि से 5 से 14% होती है। 14 तो मैक्सिमम है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। कभी पूछ ले, या लिखा ना, मात्रा होती है यहाँ, वेट, इधर वेट आ रहा बार बार। अगर वॉल्यूम आता ना तो हम लिखते हैं आंसर 5 to 14%। तीसरा, बिटुमन स्थिरीकरण में संसंदन, बिटुमन स्थिरीकरण में संसंजकता का मान, द वैल्यू ऑफ कोहेशन इन बिटुमन स्टेबलाइजेशन। अब ये आपको देखना है, कम होता है, समान रहता है, बढ़ता है, ना कम होता है ना बढ़ता है। तो आप ध्यान रखें, बिटुमन का जब करते हैं स्थिरीकरण इस मेथड से, उसमें संसंजकता जो होती है, कोहेशन जो होता है, वो हमेशा बढ़ता है। ध्यान रखें, कोहेशन बढ़ता है। कारण क्या, बिटुमन का मतलब कोलतार, डामर, और डामर के अंदर आप जानते हैं जब यूज करते हैं तो कोहेशन बढ़ता है, चिपकाव बढ़ता है कणों के बीच में।
इंक्रीजेस, कोहेशन इंक्रीजेस। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा स्थिरीकरण की विधि नहीं है? एक्चुअली सॉइल स्टेबलाइजेशन के खूब सारे मेथड्स हैं, तो हम जो 4 आंसर दे रहे हैं उसमें एक ऐसा है जो ऐसा मेथड कोई है ही नहीं, आपको तय करना पड़ेगा कौन सा नहीं है। बिटुमन होता है, सीमेंट होता है, रासायनिक होता है, राख नहीं होता है। राख किसी भी एक प्रकार का सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड नहीं है, यानी कि राख के द्वारा कभी सॉइल स्टेबल होगी नहीं। ये सब तीनों मेथड होता है, सीमेंट, रासायनिक, बिटुमन होता है। इसका आंसर क्या है? डी। अगला, काली कपासी मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? Which method is suitable for stabilization of black cotton soil? अगर ब्लैक कॉटन सॉइल का करना है स्थिरीकरण, तो कौन सा मेथड काम में आएगा? इसके लिए बेस्ट होता है लाइम, चूना। लाइम स्टेबलाइजेशन इज यूज्ड फॉर स्टेबलाइजिंग ब्लैक कॉटन सॉइल। याद रखना पड़ेगा आपको, सिवाय याद रखने का कोई रास्ता नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ मृदा के रासायनिक स्थिरीकरण में प्रयोग में नहीं लिया जाता है? फ्रॉम द फॉलोइंग विच केमिकल सब्सटेंस इज नॉट यूज्ड इन द मेथड ऑफ केमिकल स्टेबलाइजेशन? देखिएगा, ये सीसा काम में लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड काम में लेते हैं, सोडियम सिलिकेट काम में लेते हैं, केवल पोटेशियम क्लोराइड जो है इसको काम में नहीं लेते हैं। अब जब बात करेंगे रासायनिक स्थिरीकरण की, केमिकल स्टेबलाइजेशन, तो केवल और केवल पोटेशियम क्लोराइड को भी काम में नहीं लेते हैं, बाकी तीनों काम में लेते हैं। बी आंसर सही होगा। अगला, सीबीआर, कैलिफोर्निया बीरिंग रेशियो, सीबीआर परीक्षण किया जाता है। सीबीआर टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर, किसके लिए क्यों करते हैं? एक ही इसका तरीका है, लचकीली सड़कों के अभिकल्पन के लिए, और डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत शानदार, उसकी डिजाइन करने में आपको सीबीआई टेस्ट काम में लेना पड़ेगा। और डिजाइन फ्लेक्सिबल पेमेंट्स, मतलब आपको पहला आंसर देखते ही, क्योंकि इसी के लिए किया जाता है इसलिए हमने बाकी के ऑप्शन पढ़े तक नहीं, लेकिन पढ़ना चाहिए एक बार। मृदा की प्लास्टिसिटी ज्ञात करने में, मृदा की पारगम्यता ज्ञात करने में, मृदा की अपरूपण सामर्थ्य ज्ञात करने में, फाइंडिंग डिटरमिनिंग क्या लिखा हुआ है, प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, नो। फॉर फाइंडिंग परमेबिलिटी, नो। फॉर फाइंडिंग shear strength, नो। केवल और केवल सीबीआर जो टेस्ट करते हैं वो लचकीली सड़क जो होती है उसके डिजाइन के लिए, और डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स। 8वां, लचकीली सड़क की सबसे नीचे वाले तल को कहते हैं, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसकी जो सबसे नीचे होती है, सबसे नीचे परत जो होती है, अब तो ध्यान रखिए उसका, सब ग्रेड कहते हैं उसको, सब ग्रेड, अधर स्तर। कुछ शब्द आपको कंफ्यूज करेंगे, जैसे आधार स्तर लिखा है, सब बेस, ये नहीं है, आधार भी नहीं है, और इनमें से कोई कैसे नहीं है, तो आंसर होता है इसका अधर स्तर, यानी कि सब ग्रेड, सब ग्रेड इसका आंसर आएगा, सब ग्रेड। अगला, बंधक का माप होता है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में, ये बात चल रही है यांत्रिक स्थिरीकरण। देखिए क्या होता है कि मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन के अंदर हम 75 माइक्रोन जो सीव होती है उसमें से छानते हैं सैंपल को, तो कुछ पोर्शन जो 75 माइक्रोन से छोटा है उससे आर पार निकल जाएगा, और जो उससे बड़ा है उसमें ठहर जाएगा। दोनों काम के होते हैं। जो बड़ा है 75 माइक्रोन से, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ। और जो बारीक वाला है 75 माइक्रोन से छोटा वाला, वो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि कोहेशन लेके आता है, कोहेशन, संसंगता लेके आता है। तो अब ये क्या कह रहा देखिएगा, बंधक यानी कि बाइंडर, बाइंडर का मतलब जो चिपकाता है, कोहेशन, उसका मतलब मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन के अंदर बंधक का जो माप होता है
कौन चिपकाता है? जो 75 माइक्रोन सिव से क्रॉस कर जाता है, उससे छोटा होता है, यानी ये इसका आंसर ए ही होगा। देखिएगा अगला, यांत्रिक स्थिरीकरण में मिला हुआ कणदार अंश होता है। कणदार यानी कि ग्रेनुलर। कौन सा होता है पार्ट ये? जो कि 75 माइक्रोन से बड़ा है। तो 75 माइक्रोन से जो बड़ा होता है वो कहलाता है ग्रेनुलर, यानी कि कणदार, यानी कि जो मिला हुआ जिसे कहते हैं अपन, मोटा मिला हुआ। तो इसमें आएगा 75 माइक्रोन से ज्यादा वाला, यानी कि बी। तो मुझे पूरी आशा है कि आपने जो इतना मैंने पढ़ाया है उसको फॉलो किया है। और मैं जो बार बार आप लोगों के लिए स्कीम लेके आता हूँ, ये हर वीडियो में ये बात मैं कर रहा हूँ ताकि जिन बच्चों ने नहीं सुना है वो भी सुन लें। और अपना फायदा तो हर कोई देखता है। तो अगर इतनी कम फीस में कोई आपको कोचिंग देता है ऑनलाइन, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? तो विचार आपको करना है। एक बार पुनः बता दूं, 4 सेमेस्टर के अंदर 4001 यानी कि हाइड्रोलिक्स, 4002 यानी कि एडवांस सर्विंग, और 4003 यानी कि टॉस सर्विस स्ट्रक्चर, इन तीनों की ऑनलाइन कोचिंग में अगर देता हूँ तो सिर्फ 1999 रुपए। आप ये फीस मेरे को इस नंबर पर गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं। मुझे इसका समाचार देके भी हमने गूगल पे या फोन पे कर दिया है। तो मैं आपको ये क्लासेस ज्वाइन करूंगा। टीच में ट्यूशन ऐप से पढ़ाई करता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं और पूरा कोर्स कवर किया जाएगा अच्छे से। सब सब कुछ वो जो आप चाहते हैं। समय समय पर टेस्ट भी होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, और पूरा शानदार कोर्स इसके अंदर आपको कराया जाएगा। अगर किसी के बैक है 2001 या 2005 या दोनों, और दोनों अगर बैक है तो उसकी फीस रहेगी 1499 पास पढ़ने की। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके 3 तो रेगुलर तो देने ही है, साथ ये भी देने हैं, पांचों। उसकी फीस देखिए मात्र 2999, 3000 रुपए। ये 2 और ये 1.5, 3.5 होते हैं, लेकिन 500 की छूट मिल गई यहाँ पे आपको। यानी आप देखिएगा 3000 रुपए के अंदर आप 5 सब्जेक्ट मिल रहा है, और मास्टरली आपको समझाना है हर चीज को, A+ ग्रेड के लिए। मेरे हिसाब से चलेंगे तो मैकेनिकल ब्रांच के अंदर कोई स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो उसके लिए मात्र 999 यानी कि 999 एक सब्जेक्ट है। ME MA MP यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल प्रोडक्शन, 4002 कॉमन सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर वही स्टूडेंट जो 4 सेम में मैकेनिकल रेगुलर है उसके बैक है 2001 2005, तो उस केस में 1000 रुपये जुड़ जाएंगे, 1999 हो जाएंगे। ये सब मैंने व्यवस्था की है ऑनलाइन की। अब जो जोधपुर के बच्चे हैं उनके लिए ऑफलाइन की भी व्यवस्था की है, लेकिन मेरी राय है कि रोजाना नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई करें, सप्ताह में मिनिमम 1 दिन हमसे राय लेके कब आना है, क्या करना है, घर पे आए तो आपका खर्चा कम आएगा, ताकत कम खर्च होगी, व्हीकल का पेट्रोल बहुत कम खर्च होगा, और बहुत फायदे में आप लोग रहेंगे। तो इसमें वही फीस है सारी जो इसमें थी, केवल इसमें क्या है कि 500 रुपये पर सब्जेक्ट ऐड कर दिए। 3 सब्जेक्ट हैं तो उसमें 500 500 500 1500 ऐड कर दिए, क्योंकि मैं सप्ताह में कम से कम 1 दिन 2 से 3 घंटे पढ़ाऊंगा। जितनी भी प्रॉब्लम होगी पिछले वीक की सभी एक साथ सॉल्व हो जाएंगी, अगर बच्चे हमारे साथ साथ चलेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि आपने मेरी बात को समझा है। अगर आप कोचिंग करने में इंटरेस्ट लेते हैं तो ही ये काम करना है। बहुत सारे बच्चे होशियार होते हैं, उनको कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे वीडियोस बहुत सारे पड़े यूट्यूब पर, और भी आगे अपलोड करता रहूंगा, उनका फायदा लो। ठीक है। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो फ्रॉम राजेंद्र भैया जी। जय सिया राम।